नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर के समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए सेकेंड सेमेस्टर के समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं पेपर नंबर 1 का नाम। तो पेपर नंबर 1 का नाम है आधुनिक समाजशास्त्रीय विचार। ठीक है, आधुनिक समाजशास्त्रीय विचार, ये आपके पेपर नंबर 1 का नाम है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी है, तो आपको वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम आधुनिक समाजशास्त्रीय विचार है या नहीं है। तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो जरूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 या फिर पेपर नंबर 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं। आप जब यहाँ से पेपर देने जाएंगे तो सोच के जाएंगे कि सर ने जो है पेपर नंबर 1 की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रखी है, अभी जो क्वेश्चन पेपर हम लोगों के सामने आएगा उसको चीर देंगे, फाड़ देंगे। लेकिन जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और वहाँ पर आपको प्रश्न पत्र मिलता है और प्रश्न पत्र में लिखे प्रश्नों को आप जब पढ़ते हैं तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पर मेरे बताए हुए एक भी क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा था कि सिलेबस ज़रूर चेक कर लेना, और आपने तो सिलेबस वहाँ पर चेक किया नहीं था। सिलेबस चेक नहीं किया तो वहाँ पर आपके पेपर नंबर 1 का नाम आधुनिक समाजशास्त्रीय विचार था नहीं। अब जब आपके पेपर नंबर 1 का नाम आधुनिक समाजशास्त्रीय विचार होगा नहीं तो आपको वहाँ की सिलेबस वहाँ यहाँ के क्वेश्चंस वहाँ पर कैसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक बार सिलेबस जरूर चेक कर लें। बात करते हैं कुछ हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। लगभग 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, 200 के आसपास क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि कानपुर हुआ और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हुआ। इन सब जगहों पे जो है क्या करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवा रहे हैं, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है आपको, लेकिन एक बार सिलेबस चेक कर लेना है चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कि किसने मार्क्स की रचना द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में जो आई थी उसको बाइबिल या कुरान की भांति पवित्र कहा है? किसने कहा है? मार्क्स की एक रचना आई थी जिसका नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1848 में आई थी। तो कौन से ऐसे विचारक थे जिन्होंने इसको बाइबिल या कुरान की तरह पवित्र ग्रंथ कहा है? बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है एंगल्स जी ने कहा है, ऑप्शन नंबर बी टेलर महोदय ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी सिडनी वेब महोदय जी ने कहा है, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्टालिन महोदय ने कहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है कि किसने जो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, जो 1848 में आई थी, इसको बाइबिल या कुरान की तरह पवित्र कहा है। यह रचना किसकी थी? मार्क्स जी की थी। किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टेलर महोदय ने कहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स की किस रचना में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है? ठीक है, मतलब पूछ रहे हैं कार्ल मार्क्स की कौन सी ऐसी रचना है जिसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत बताया गया है? ऑप्शन ए दिया गया है द होली फैमिली, ऑप्शन बी द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। ठीक है, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। तीसरा जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है द जर्मन आइडियोलॉजी, और जो चौथा नंबर डी ऑप्शन दिया गया है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा कार्ल मार्क्स की किस रचना में, कौन सी ऐसी रचना है जिसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। जी बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन नंबर सी सही लगा रहे हैं कि द जर्मन आइडियोलॉजी जो है ये सही है, तो बिल्कुल सही बात है। इसी में जो है आपको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद देखने को मिलता है। ठीक है, ये सिद्धांत आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है द फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी 1846 में जो आई थी, उस पुस्तक के लेखक कौन है? आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, क्या इसके लेखक मार्क्स महोदय हैं? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, क्या इसके लेखक प्रूधो महोदय जी हैं? ऑप्शन नंबर सी, क्या इसके लेखक एंगल्स महोदय जी हैं, या ऑप्शन डी बेंथम जी हैं? कौन है बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, या फिर ऑप्शन डी सही है। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको यहाँ पर बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी बिल्कुल, अगर आप लगा रहे होंगे यहाँ पे प्रूधो महोदय, तो बिल्कुल सही जवाब है। द फिलोसफी ऑफ प्रोवर्टी जो है ये किसकी रचना है? 1946 में आई थी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक प्रूधो जी हैं। एक मिनट, प्रूधो जी हैं कि मार्क्स महोदय हैं? ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा, हमें लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा सस्पेंस में है।
अभी फ़िलहाल आप प्रूधो मान के चलिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके लेखक मार्क्स महोदय होने चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर बताते हैं। इस क्वेश्चन के ऊपर हम फिर से एक बार चर्चा कर लेंगे, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर डाउट हुआ है। जो डाउट वाले क्वेश्चन रहे उनको उसी वक्त जो है आप टिक लगा लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डाउट में था, ठीक है। चेक करके हम बता देंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि मार्क्स के साम्यवाद में निहित है। मार्क्स के साम्यवाद में क्या निहित है? क्या ऑप्शन ए निजी संपत्ति का सकारात्मक उन्मूलन ये निहित है, या फिर ऑप्शन बी वर्गों का उन्मूलन ये निहित है, या ऑप्शन सी श्रम विभाजन का उन्मूलन ये है, या फिर उपरोक्त में से सभी। ये सभी चीज़ें आपको जो है मार्क्स के साम्यवाद में निहित दिखाई पड़ती हैं, है या नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए साम्यवाद में निहित मिलता है, मार्क्स का जो साम्यवाद था, या ऑप्शन बी जो है आपको निहित दिखाई पड़ता है, या ऑप्शन सी, या ये तीनों ऑप्शन आपको उसमें निहित दिखाई पड़ते हैं? बताइए। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। ये तीनों, निजी संपत्ति का सकारात्मक उन्मूलन भी उसमें निहित है, वर्गों का उन्मूलन भी उसमें निहित है, और श्रम विभाजन का उन्मूलन भी उसमें निहित है मार्क्स के साम्यवाद में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज की प्रथम अवस्था में किसका अस्तित्व बना रहेगा। मतलब बोल रहे हैं कि जो मार्क्स हैं उनके अनुसार जो साम्यवादी समाज है उसमें प्रथम अवस्था में किसका अस्तित्व बना रहेगा, ये आपको बताना है। क्या आर्थिक वर्गों का अस्तित्व बना रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी श्रम विभाजन का अस्तित्व बना रहेगा, ऑप्शन सी मुक्त व्यापारिक का ऑप्शन, या फिर ऑप्शन डी पूंजी, निजी पूंजी का जो है अस्तित्व बना रहेगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि जो मार्क्स के अनुसार साम्यवाद आया है उस साम्यवादी समाज में जो है प्रथम अवस्था में किसका अस्तित्व बना रहेगा। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, अगर आपको ऑप्शन नंबर बी लग रहा हो कि श्रम विभाजन का अस्तित्व जो है अस्तित्व बना रहेगा, तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मार्क्स के अनुसार मनुष्य अपने स्वरूप में सामाजिक यानी कि वास्तविक मानों के रूप में वापस करेगा। मतलब बोल रहे हैं मार्क्स के अनुसार जो है मनुष्य अपने स्वरूप में सामाजिक यानी कि वास्तविक मानों के रूप में क्या होगा, वापस करेगा। ये ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। व्यक्ति और जाति के बीच संघर्ष मिटा जाएगा, ठीक है। क्या यह करके जाएगा, या फिर वर्ग विहीन या राज्य विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी, या ऑप्शन सी किसी पूंजी का उन्मूलन हो जाएगा, या ऑप्शन डी जब श्रम विभाजन न्याय संगत होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मार्क्स के अनुसार मनुष्य अपने स्वरूप में सामाजिक यानी वास्तविक मानों के रूप में वापस करेगा। क्या वापस करेगा, क्या वह श्रम विभाजन का न्याय संगत होगा, या फिर किसी पूंजी का उन्मूलन हो जाएगा, या फिर वर्ग विहीन या राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी, या फिर व्यक्ति और जाति के बीच संघर्ष को मिटा देगा। ये आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी बिल्कुल, जब अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कौन सा, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन जो दे है यही सही है। इसमें वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना जो है यह वापस करने के लिए ये बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पूंजीवाद का गंभीर विश्लेषण करने वाला विचारक कौन है। कौन ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने पूंजीवाद का जो है गंभीर विश्लेषण किया है। क्या इसका विश्लेषण मार्क्स महोदय ऑप्शन नंबर ए ने किया है, ऑप्शन नंबर बी रूसो महोदय ने किया है, ऑप्शन नंबर सी लॉस्की महोदय जी ने किया है, या ऑप्शन नंबर डी बेंथम महोदय जी ने किया है। बताइए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताना है कि पूंजीवाद का गंभीर विश्लेषण किस विचारक ने किया है। जी बिल्कुल, अगर आपको लग रहा हो ऑप्शन नंबर ए सही है तो बिल्कुल सही है। किसने किया है, मार्क्स महोदय ने जो है पूंजीवाद का गंभीर विश्लेषण किया है। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, साम्यवाद को प्रथम अवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण करने संबंधी अवधारणा मार्क्स के किस रचना में मिलती है, आपको यहाँ पर बताना है। क्या यह कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में देखने को मिलती है, या क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम में देखने को मिलती है, या आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियां में देखने को मिलती है, या दास कैपिटल में देखने को मिलती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सी ऐसी रचना है जिसमें बताते हैं कि साम्यवाद को प्रथम अवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण संबंधित अवधारणा मार्क्स के किस रचना में देखने को मिलती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। किस रचना में देखने को मिलती है, ऑप्शन ए में देखने को मिलती है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी में देखने को मिलती है, बताना है आपको। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम में जो है आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मार्क्स के अनुसार राज्य है, मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है। क्या अतिरिक्त मूल्य का परिणाम है,
या फिर ऑप्शन नंबर बी गरीबों के शोषण का अस्थायी अभिकरण है, या ऑप्शन नंबर सी एक वर्ग संगठन है जिसे विलुप्त होना पड़ेगा, या ऑप्शन डी धनिक व शक्तिशाली के बीच एक सामाजिक समझौते का परिणाम है। बताइए, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है। जी बिल्कुल, अगर आपको ऑप्शन नंबर बी लग रहा हो कि गरीबों के शोषण का अस्थायी अभिकरण है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गरीबों के शोषण का अस्थायी अभिकरण जो है मार्क्स ने जो है माना है राज्य को। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत किससे लिया है। ठीक है, बताना है कि मार्क्स ने द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह किससे लिया है, आपको यहाँ पर बताना है। क्या उन्होंने लॉक महोदय ऑप्शन नंबर ए से लिया है, ऑप्शन नंबर बी रूसो महोदय से लिया है, ऑप्शन नंबर सी हीगल महोदय से, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रीन महोदय से लिया है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, यही पूछा गया है कि मार्क्स ने जो द्वंद्ववाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है यह किससे लिया है। जी बिल्कुल, अगर आपको लग रहा हो ऑप्शन नंबर सी हीगल महोदय ने लिया है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आपसे पूछ रहा है कि मार्क्स के अनुसार राज्य अस्तित्व में आया। मार्क्स के अनुसार राज्य अस्तित्व में कब आया, बेहतर जीवन के लिए आया, या फिर ऑप्शन नंबर बी जीवन एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आया, ऑप्शन नंबर सी गरीबों के शोषण की समाप्ति के लिए आया, ऑप्शन नंबर डी राज्य द्वारा गरीबों के वैध शोषण के लिए आया। आपको यहाँ पर बताने हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये बताना है। क्या बेहतर जीवन के लिए जो है राज्य अस्तित्व में आया, या फिर जीवन एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया, या फिर गरीबों के शोषण की समाप्ति के लिए अस्तित्व में आया, या फिर राज्य द्वारा गरीबों के वैध शोषण के लिए जो है राज्य अस्तित्व में आया। मार्क्स के अनुसार किसके लिए जो है राज्य अस्तित्व में आया, बताइए। जी बिल्कुल, अगर आपको लग रहा हो यहाँ पर कि राज्य द्वारा गरीबों के वैध शोषण के लिए जो है राज्य अस्तित्व में आया तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्ल मार्क्स का कथन नहीं है। कौन सा ऐसा कथन है जिसको कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा है। राज्य का लोप हो जाएगा, क्या यह ऑप्शन नंबर ए को नहीं कहा है, या फिर ऑप्शन नंबर बी वर्ग रहित राज्य रहित समाज होगा, ऑप्शन नंबर सी पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है, या ऑप्शन नंबर डी वैश्वीकरण पूंजीवाद का दूसरा रूप है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार आपको यहाँ पर कथन दिए गए हैं, चारों कथन में से बताना है, चारों कोटेशन में से बताना है कि कौन सा ऐसा कोटेशन है जिसको कार्ल मार्क्स महोदय ने नहीं कहा है। बताइए जी, कौन सा ऐसा कोटेशन है जिसको कार्ल मार्क्स महोदय ने नहीं कहा है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वैश्वीकरण पूंजीवाद का दूसरा रूप है। यह जो है किसने नहीं कहा है, कार्ल मार्क्स महोदय ने नहीं कहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस आधार पर सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है। मतलब बोल रहे हैं जो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है ये किस बेस पर जो है सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण दोनों करता है। बताइए, क्या यह भौतिक शक्तियों के ऊपर जो है व्याख्या आधार पर करता है, या सांप्रदायिक शक्तियों के आधार पर करता है, या फिर राजनीतिक शक्तियों के आधार पर, या अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के आधार पर करता है। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि जो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो किस आधार पर सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा हो कि सर भौतिक शक्तियों के ऊपर, तो यही सही हो जाएगा क्योंकि जो आपको लगता है वही सही होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मार्क्स में समाजवाद के अवस्था के रूप में पाया, और उसको मतलब कह रहे हैं कि जो मार्क्स हैं मार्क्स ने समाजवाद के अवस्था के रूप में पाया और उसको, ठीक है आगे पढ़ते हैं, और उसको क्या किया, उसको एक निश्चित आंदोलन बना दिया। क्या किया, एक निश्चित आंदोलन बना दिया। यह कथन किसका है, कथन फिर से सुनिए। मार्क्स ने समाजवाद के अवस्था के रूप में पाया, मार्क्स में समाजवाद के अवस्था के रूप में पाया और उसको एक निश्चित आंदोलन बना दिया। यह कथन किसका है आपको यहाँ पर बताना है। क्या यह कथन वेपर महोदय जी का है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी फायरबाख जी का है, ऑप्शन नंबर सी सोबाइन जी का है, या ऑप्शन नंबर डी लॉस्की जी का है। बताइए, चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, यह कथन किसका है आपको यहाँ पर बताना है।
जी बिल्कुल, अगर आपको यहाँ पर लग रहा हो लास्की महोदय जी ने कहा है तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अपनी किस पुस्तक में मार्क्स ने कहा है कि राज्य क्या कहा है कि राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारी सीमित है। मतलब मार्क्स महोदय ने अपनी कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसमें ये कहा है कि राज्य जो है वो पूंजीपतियों की कार्यकारी समिति है, या किस पुस्तक में आपने कहा है? क्या उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा है, या फिर मार्क्सियन थ्योरी ऑफ स्टेट में कहा है, या दास कैपिटल में कहा है, या थ्योरी ऑफ क्लास वॉर में कहा है? आपको यहाँ पर बताना है कौन से ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आपका अभी कुछ देर पहले हमने कहा था कि देखेंगे तो बताएंगे, उसमें ये पूछा गया था कि द फिलॉसफी ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसको याद रखिएगा और लास्ट तक अगर हमें याद आता है तो हम जो है फिर से बताएंगे आपको। जहाँ तक है कि द फिलॉसफी ऑफ प्रियोरिटी, द प्रियोरिटी ऑफ फिलॉसफी जो है यह मार्क्स की पुस्तक है, और यहाँ पे हमें लग रहा है टाइप मिस्टेक हो गया, तो क्या हो गया देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपका इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मार्क्स ने मूल्य का श्रम सिद्धांत किस दार्शनिक से ग्रहण किया है, ठीक है। पूछ रहा है मार्क्स ने जो मूल्य का श्रम सिद्धांत है या किस दार्शनिक से ग्रहण किया है, आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। ग्रहण किया है किससे बताना है। क्या ऑप्शन नंबर ए एंगल्स जी से किया है, ऑप्शन नंबर बी हीगल्स जी से किया है, ऑप्शन नंबर सी डेविड स्टन जी से किया है, या ऑप्शन नंबर डी डेविड रिकार्डो जी से किया है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है। वैसे डेविड और एक है डिवेड, डेविड डिवेड। चलिए, चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, डिवेड रिकार्डो जी ने जो है क्या किया है, ये मार्क्स का जो मूल्य का श्रम सिद्धांत है इन्हीं से लिया है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत मार्क्स ने नहीं दिया है। चार सिद्धांत बताए गए हैं और किस सिद्धांत को जो है मार्क्स महोदय ने नहीं दिया है। क्या ऑप्शन नंबर ए संघर्ष के सिद्धांत को जो है मार्क्स महोदय ने नहीं दिया है, या श्रम के सिद्धांत ऑप्शन नंबर बी को नहीं दिया है, या ऑप्शन नंबर सी धर्म नियंत्रण का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। चारों ऑप्शन बी से बताना है कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसको मार्क्स ने नहीं दिया है, मार्क्स के द्वारा नहीं प्रतिपादित किया गया, इस तरीके से आप कह सकते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको यहाँ पर बताना है। जी बिल्कुल, अगर आपको ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा हो धर्म नियंत्रण का सिद्धांत, तो इसे मार्क्स महोदय ने नहीं दिया है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मार्क्स के अनुसार क्रांति परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम, ठीक है। क्या पूछ रहा है? क्रांति परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं कि सामंतवाद से साम्यवाद आने के मध्य क्रांति होगी। वे कितनी क्रांतियों की बात करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर कितनी प्रकार की क्रांतियों की बात की गई है कि सामंतवाद से साम्यवाद के मध्य जो है क्रांति होगी, पर कितनी क्रांतियां होंगी इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, क्योंकि ये बताते हैं कि जो क्रांति है वो जो परिवर्तन के लिए अनिवार्य माध्यम है। अगर आप किसी चीज़ में परिवर्तन चाहते हैं तो उसके लिए क्रांति होना आवश्यक हो जाता है। और ये भी बताते हैं कि सामंतवाद से साम्यवाद आने के मध्य जो है कुछ क्रांतियाँ होंगी। अब कितनी क्रांतियाँ होंगी? क्या ऑप्शन नंबर ए 5 क्रांतियाँ होंगी, ऑप्शन नंबर बी 4 क्रांतियाँ, ऑप्शन नंबर सी 3 क्रांतियाँ, या ऑप्शन नंबर डी 2 क्रांतियां होंगी, आपको यहाँ पर बताना है। तो ये कितनी क्रांतियों की बात करते हैं? 5 क्रांतियों की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से कौन सा प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी है, ठीक है। पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक के नाम बताए गए हैं और इनमें से बताना है कि पहला प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी कौन है। क्या बैपर महोदय जी हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मार्क्स महोदय जी हैं, ऑप्शन नंबर सी गांधी जी हैं, या ऑप्शन नंबर डी टोलास्टॉय टोला टोलस्टॉय टोलस्टॉय टॉय टोलस्टॉय टोलस्टॉय महोदय हैं, आपको यहाँ पर बताना है। चलिए, निम्न में से कौन प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी है? जी बिल्कुल सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर बी मार्क्स महोदय जी हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, किसने सर्वप्रथम साम्यवाद शब्द का प्रयोग किया था? साम्यवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्या ऑप्शन नंबर ए मार्क्स महोदय ने किया था, ऑप्शन नंबर बी केवेट महोदय जी ने किया था, ऑप्शन सी बैपर महोदय जी, या ऑप्शन नंबर डी ओवेन महोदय जी ने किया था? चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, चारों में से आपको यहाँ पर बताना है किसने सर्वप्रथम साम्यवाद शब्द का प्रयोग किया था। जी बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कैबेट महोदय जी ने किया था। किसने किया था? कैबेट महोदय जी ने जो है सर्वप्रथम साम्यवाद शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 21 आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि द प्रोअर्टी ऑफ फिलोसफी, देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया, द प्रोअर्टी ऑफ फिलोसफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए मार्क्स महोदय जी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी लेनिन और ऑप्शन डी अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसमें जो पहला वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें दिया गया था द फिलोसफी ऑफ प्रोवर्टी, उसमें एक ऑप्शन था प्रूधो महोदय, जो कि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मार्क्स महोदय जी ने जो है क्या किया था, द प्रोवर्टी ऑफ फिलोसफी लिखा था, ये ध्यान रखिएगा इस बार। ठीक है, चलिए कहीं कहीं पे हो जाता है टाइप मिस्टेक। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, टाइम मिस्टेक नहीं, हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा आंसर लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गई है। अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मार्क्स ने भौतिकवाद संबंधी विचार किससे लिए हैं? ठीक है, मार्क्स ने जो भौतिकवाद संबंधित विचार लिए हैं वह किस विद्वान से लिए हैं, आपको यहाँ पर बताना है। क्या उसको उन्होंने हीगल महोदय से लिया है, या फायरबाख महोदय से लिया है, या एजल्स महोदय से लिया है, या ऑप्शन नंबर डी लेनिन महोदय से लिया है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से आपको बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बताइए, बताते रहिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जी बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फायरबाख महोदय, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है? क्या हेगल महोदय जी ने दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अब्राहिम लिंकन जी ने दिया है, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स ने दिया है, ऑप्शन डी लॉस्की महोदय जी ने दिया है? आपको यहाँ पर बताना है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स महोदय ने जो है प्रतिपादित किया है किस सिद्धांत को? वर्ग संघर्ष सिद्धांत को। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मार्क्सवाद का उदय कब हुआ? मार्क्सवाद का उदय क्या ऑप्शन नंबर ए 18वीं शताब्दी में हुआ, ऑप्शन नंबर बी 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ, ऑप्शन नंबर डी 20वीं शताब्दी में हुआ, या ऑप्शन नंबर डी 16वीं शताब्दी में हुआ? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपको बताने हैं कि मार्क्सवाद का उदय कब हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 19वीं शताब्दी के मध्य में जो है मार्क्सवाद का उदय हुआ है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य क्या है? आवश्यक रूप से एक सकारात्मक है, या फिर ऑप्शन नंबर बी शोषण का हथियार है, ऑप्शन नंबर सी आवश्यक बुराई है, या ऑप्शन नंबर डी कल्याणकारी संगठन है? चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है कि मार्क्सवादियों ने जो है राज्य को क्या माना है। तो आपको वैसे पता हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शोषण का एक हथियार माना है राज्य को। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स निम्न में से किसके चिंतन से बहुत प्रभावित हुए हैं? ठीक है, बताना है आपको कि जो कार्ल मार्क्स हैं, कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं, इतने में से कौन से ऐसे चिंतक रहे हैं, चिंतन रहे हैं, कि कौन से ऐसे दार्शनिक रहे हैं, या आप कह सकते हैं समाजवादी रहे, समाजविद रहे हैं, कौन से ऐसे रहे हैं जिनसे ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं? क्या ऑप्शन नंबर ए हॉसर महोदय से रहे हैं, या ऑप्शन नंबर बी हैगल महोदय से रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक एंगल्स महोदय से रहे हैं, या ऑप्शन नंबर डी इमाइल बकुनीन सॉरी इमाइल कह रहे हैं, मिखाइल मिखाइल बकुनीन बकुनीन, हाँ, मिखाइल बकुनीन, इतना बुरा नाम कौन रख देता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, हैगल महोदय। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्या अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को जो है कार्ल मार्क्स महोदय ने दिया है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी जॉन लॉस्की महोदय ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी हॉब्स महोदय ने दिया है, या ऑप्शन नंबर डी बोंदा महोदय ने दिया है? चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं और आपको बताना है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है। चलिए बताइए।
बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्ल मार्क्स महोदय ने जो है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कार्ल मार्क्स ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की? ठीक है, कार्ल मार्क्स ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की थी? क्या उन्होंने 1826 ईस्वी में की थी? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी 1825 में की थी। ऑप्शन सी 1864 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज आपको यहाँ पर बताना है। जब भी कोई नहीं आए, नन ऑफ दीज आए, NOT आए, ये ऑप्शन परमानेंट गलत होता है। वैसे 1-2% की बात नहीं करते कि सही चला जाए, लेकिन वैसे लगभग मान के चलिए गलत होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि कार्ल मार्क्स ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की है? 1864 ईस्वी में की है, आपको यहाँ पर बता देना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत किससे लिया है? ठीक है, मार्क्स ने जो द्वंद्ववाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह किससे लिया है? क्या यह सिद्धांत ऑप्शन नंबर ए लोक महोदय से लिया है, ऑप्शन नंबर बी हीगल महोदय से लिया है, ऑप्शन नंबर सी रूसो महोदय से, या ऑप्शन नंबर डी ग्रीन महोदय से लिया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से बताना है क्या ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी सही है? बताइए। मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत किससे लिया है, आपको यहां पर बताना है। सही जवाब आपका हो जाएगा किससे लिया है इन्होंने? हीगल महोदय से लिया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्स की राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? मार्क्स की जो राज्य की अवधारणा है उसके अनुरूप कौन सा कथन नहीं है? मजदूरों तुम एक हो जाओ, क्या यह नहीं है? ऑप्शन बी राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ऑप्शन नंबर सी राज्य का लोप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राज्य शोषण का क्षेत्र है। अब ध्यान रखिएगा, राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है, आपसे ये पूछा गया है यहां पर। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह राज्य की अवधारणा में नहीं आता है, मार्क्स की राज्य की अवधारणा में। ठीक है, यह आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा तथ्य मार्च के अलगाव को सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा ऐसा तथ्य है जो मार्च के अलगाव, मार्च नहीं यहाँ पे मार्क, क्या बताएं लोग, मार्क्स होना चाहिए तो मार्च लिखे हैं। मार्क्स के अलगाव को सिद्धांत से संबंधित, अरे भैया ये पूरा टाइप मिस्टेक है। मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत से संबंधित नहीं है कौन सा तथ्य? ऑप्शन ए दिया गया है उत्पाद से अलगाव, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है प्रकृति से अलगाव, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है प्रजाति से अलगाव, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है व्यक्ति से अलगाव, व्यक्ति से व्यक्ति का अलगाव। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा तथ्य है जो मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, प्रजाति से अलगाव जो है यह सिद्धांत अलगाव के सिद्धांत से संबंधित नहीं, यह तथ्य जो है अलगाव के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मार्क्स ने अपनी पुस्तक प्रोवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसके प्रति उत्तर में लिखी? मतलब बोल रहे हैं जो मार्क्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसकी बात हम कर रहे थे, पॉवर्टी जो कुछ भी हो, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी जो है यह किसके प्रति उत्तर के रूप में लिखी थी, यह आपको बताना है। क्या यह ऑप्शन नंबर ए एंगल्स के प्रति उत्तर के रूप में लिखी थी, या वाकर्स के, ऑप्शन नंबर सी प्रूधो के, या ऑप्शन नंबर डी सेबाइन के लिखी थी? बताइए। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है कि जो मार्क्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी प्रोवर्टी ऑफ फिलॉसफी, या किसके प्रति उत्तर के रूप में लिखी थी? तो यह लिखी थी प्रूधो महोदय के। किसके? प्रूधो महोदय के, आपको ध्यान में रखना है। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मैंने जब हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को देखा तो उसे सिर के बाल पर खड़ा पाया। मतलब बताते हैं कि मैंने जब हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को देखा तो उसे सिर के बाल पर खड़ा पाया
और मैंने उसे पकड़कर पैरों के बल, देखिए बाल कह रहे हैं, डिस्टरबेंस चल रहा है थोड़ा सा, फिर से समझते हैं। मैंने जब हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति को देखा तो उसे सिर के बल खड़ा पाया, मैंने उसे पकड़कर पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। यह कथन किसका है? क्या यह कथन मार्क्स महोदय का है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंगल्स का है, ऑप्शन नंबर सी मैक्सी का है, या ऑप्शन नंबर डी अरस्तु महोदय का है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है कि यह कथन किसका है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स महोदय का है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मार्क्स के विचारों को इतिहासवाद की संज्ञा किसने दी है? क्या ऑप्शन नंबर ए लेनिन महोदय ने दी है, ऑप्शन नंबर बी मैक्सी महोदय ने दी है, ऑप्शन नंबर सी सोबाइन महोदय ने दी है, या ऑप्शन नंबर डी कार्ल पॉपर महोदय ने दी है? ये आपको यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि मार्क्स के जो विचारों का मार्क्स के विचारों को इतिहासवाद की संज्ञा किसने दी है, कौन से समाजशास्त्री ने दी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, कार्ल पॉपर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है समाजवादियों की बाइबिल कौन सा ग्रंथ है? समाजवादियों की बाइबिल कौन सा ग्रंथ है, आपको बताना है। क्या द कैपिटल जो है यह है, ऑप्शन नंबर बी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, या ऑप्शन नंबर सी दी होली फैमिली है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा दास कैपिटल जो है ये आपका समाजवादियों की बाइबिल का ग्रंथ है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है मार्क्स की जीवनी निम्न में से किसने लिखी है? क्या इसको जो है स्टेप नोवा ने लिखी है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कार्लाइल जी ने लिखी है, ऑप्शन नंबर सी डाइनिंग जी ने लिखी है, ऑप्शन नंबर डी स्मिथ जी ने लिखी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है। चलिए बताइए, मार्क्स की जीवनी निम्न में से किसने लिखी है? तो सही आपका हो जाएगा स्टेप नोवा जी ने लिखी है। ठीक है, स्टेप नोवा जी ने लिखी है। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है पूंजीपति अपनी कब्र खुद खोदते हैं, यह कथन किसका है? आपको यहाँ पर बताना है। पूंजीपति अपनी कब्र खुद खोदते हैं, यह कथन किसका है बताना है। क्या यह कथन ऑप्शन ए मार्क्स महोदय का है, ऑप्शन बी लेनिन जी का है, ऑप्शन नंबर सी स्टालिन जी का है, या ऑप्शन नंबर डी ग्रामसी जी का है? आपको यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। बताइए, सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? मार्क्स महोदय। पूंजीपति अपनी कब्र खुद खोदते हैं, यह मार्क्स महोदय का ही कथन है। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है राज्य संपूर्ण बुर्जुआ को सामान्य उद्देश्यों का प्रबंध करने के लिए उसकी कार्यकारिणी समिति है, यह कथन जो है आपको बताना है। क्या यह कथन रूसो महोदय का है, ऑप्शन बी अरस्तु जी का है, ऑप्शन सी लॉक जी का है, ऑप्शन डी मार्क्स जी का है? चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मार्क्स महोदय का है। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मार्क्सिज्म 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 एंड दी ओपन माइंड या किसने लिखी है? आपको यहाँ पर बताना है। क्या यह इसे ज्या पाल सात्र जी ने लिखी है, ऑप्शन बी ग्रामसी जी ने लिखी है, ऑप्शन सी जॉन लुइस ने लिखी है, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स ने लिखी है? आपको यहाँ पर बताना है। सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जॉन लुइस जी। कौन है? जॉन लुइस जी इसके लेखक हैं। ये इस तरीके से आप बता दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि बेबर, एक मिनट रुक जाइए, आपसे पूछ रहा है मैक्स वेबर का जन्म कब हुआ है? ऑप्शन ए 4 मार्च 1875 को हुआ है, ऑप्शन बी 18 अप्रैल 1881 को हुआ है, ऑप्शन सी 11 सितंबर 1964 को हुआ है, ऑप्शन डी 29 दिसंबर 1878 को हुआ है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो पहली बात, उनका जन्म 1881 में हुआ था, तो 18 अप्रैल 1881 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मैक्स वेबर का जन्म कहाँ हुआ था? आपको यहाँ पर बताना है। क्या मैक्स वेबर का जन्म जो है ऑप्शन नंबर ए बेलस्टॉक में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी मॉस्को में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी
ऑप्शन नंबर सी बोल बोल्गोग्राड में हुआ था, या ऑप्शन नंबर डी सोची में हुआ था, आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मैक्स वेबर का जन्म कहाँ हुआ था, आपको ये बताना है। आप लिखेंगे यहाँ पर जो है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेल स्टॉक में हुआ था, बेल स्टॉक में हुआ था, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मैक्स वेबर यूएसए कब आए, कब गए। क्या वे 1872 ऑप्शन नंबर ए में गए थे, ऑप्शन नंबर बी 1875 में गए थे, ऑप्शन नंबर सी 1891 में हुए गए थे, या ऑप्शन नंबर डी 1871 में गए थे। पहली बात, जब उनका जन्म ही 1881 में हुआ था तो 72, 75 और 71 का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सही हो जाएगा 1891। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आंसर पा जाओ। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मैक्स वेबर प्राधिकार के प्रकार बनाए गए हैं, मतलब पूछ रहे हैं कि मैक्स वेबर का जो प्राधिकार है उसके कितने प्रकार बनाए गए हैं। क्या इसके ऑप्शन नंबर ए 5 प्रकार बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी 1 प्रकार बताया गया है, ऑप्शन सी 3 प्रकार बताए गए हैं, ऑप्शन डी 2 प्रकार बताए गए हैं। बताइए मैक्स वेबर के प्राधिकार के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो आप यहाँ पर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं, 3 प्रकार बताए गए हैं। आप इसका जवाब दे दीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा प्राधिकार को वेबर ने सर्वश्रेष्ठ माना है। वेबर का कौन सा ऐसा प्राधिकार है जिसको सर्वश्रेष्ठ माना है। क्या उन्होंने ऑप्शन नंबर ए परंपरागत प्राधिकार को सर्वश्रेष्ठ माना है, ऑप्शन बी वैधानिक प्राधिकार को सर्वश्रेष्ठ माना है, ऑप्शन सी चमत्कारिक प्राधिकार को सर्वश्रेष्ठ माना है, या इनमें से किसी को भी नहीं माना है। तो आप यहाँ पर लगाएंगे कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वैधानिक जो प्राधिकार था इसको सर्वश्रेष्ठ माना है, किसने माना है, वेबर महोदय ने। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है नौकरशाही शब्द का प्रयोग किसने किया। ठीक है, नौकरशाही शब्द का प्रयोग किसने किया। क्या ऑप्शन नंबर ए मैक्स वेबर महोदय ने किया, ऑप्शन नंबर बी साइमन महोदय ने किया, ऑप्शन नंबर सी अगस्त कॉम्ट महोदय ने किया, या ऑप्शन नंबर डी दुर्खीम महोदय ने किया। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि नौकरशाही शब्द का प्रयोग किसने किया। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसने किया है, मैक्स वेबर महोदय ने किया है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है कि द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन किसकी रचना है, आपको बताना है। क्या यह ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट साइमन जी की है, ऑप्शन नंबर बी मैक्स वेबर जी के हैं, ऑप्शन नंबर सी मैरी पार्क मैरी पार्कर फोलेट जी की है, या ऑप्शन नंबर डी टेलर महोदय की है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन किसकी रचना है। सही जवाब आपका हो जाएगा मैक्स वेबर महोदय की है। अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से किसने नौकरशाही की आलोचना प्रशिक्षित अक्षमता कहकर की है। मतलब बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन से ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने नौकरशाही की यह कहकर आलोचना की है कि ये प्रशिक्षित अक्षमता है, इनके अंदर प्रशिक्षित अक्षमता है, इस वजह से जो है इनको नौकरशाही हम नहीं कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए मिचेल्स महोदय ने कहा है, ऑप्शन नंबर बी बेबलन जी ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी मेयो जी ने कहा है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी ने कहा है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है कि निम्न में से किसने नौकरशाही की आलोचना प्रशिक्षित अक्षमता कहकर क्या किया है, की है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, वेबलन जी ने जो है इसकी आलोचना की है। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मैक्स वेबर के अनुसार प्राधिकार या सत्ता होती है। क्या मैक्स वेबर के अनुसार प्राधिकार सत्ता परंपरागत होती है। ऑप्शन नंबर बी करिश्माई होती है, ऑप्शन नंबर सी वैधानिक होती है, ऑप्शन नंबर डी सभी होती है। बताना है आपको कि मैक्स वेबर के अनुसार प्राधिकार या सत्ता जो होती है वह कैसी होती है। तो आप सही लगाएंगे, यह जो है वैधानिक भी होती है, करिश्माई भी होती है और परंपरागत भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से किससे संगठन की क्लासिकीय विचारधारा का जनक कहा है। पूछ रहे हैं निम्न में से किसने जो है संगठन की क्लासिकीय विचारधारा का जनक कहा जाता है। क्लासिकीय विचारधारा का जनक किसे कहा जाता है। क्या ऑप्शन नंबर ए लूथर गुलिक को कहा जाता है, ऑप्शन बी हर्बर्ट साइमन को कहा जाता है, ऑप्शन सी हेनरी
फेयोल को कहा जाता है, ऑप्शन डी उर्बीक को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ठीक है। निम्न में से किसे संगठन की क्लासिकीय विचारधारा का जनक कहा जाता है? सही ऑप्शन आपका होगा हेनरी फेलो जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको यहाँ पर बताना है। जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हेनरी फेयोल जी हैं, ऑप्शन बी हर्बर्ट साइमन जी हैं, ऑप्शन सी उर्बिक जी हैं, या ऑप्शन नंबर डी टेलर जी हैं। आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन है। तो सही जवाब होगा कि जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हेनरी फ्योल जी हैं। कौन है? हेनरी फ्योल जी हैं। आपको यहाँ पर बता देना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है किस प्रौद्योगिक किस प्रौद्योगिक उपक्रम की प्रबंधकीय गतिविधियों के लिए पोक नामक शब्द दिया दिया है? बताना है आपको यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए हेनरी फ्योल जी ने दिया है, ऑप्शन नंबर बी हर्बर्ट साइमन जी ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी उर्बिक जी ने दिया है, ऑप्शन नंबर डी चेस्टर बर्नार्ड जी ने दिया है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है। तो सही आपका ऑप्शन हो जाएगा हेनरी फ्योल जी ने दिया है। किसने दिया है? हेनरी फ्योल जी ने दिया है। आप बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है हेनरी फ्योल ने संगठन को कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? को नहीं यहाँ पर के होना चाहिए। हेनरी फ्योल ने संगठन के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? क्या उसने 12 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, ऑप्शन बी 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 18 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? आपको यहाँ पर बताना है कितने सिद्धांत जो हैं संगठन के प्रतिपादित किए हैं हेनरी फ्योल ने। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 सिद्धांत जो हैं प्रतिपादित किए गए हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मानवीय संबंध विचारधारा निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित करती है? आपको यहाँ पर बताना है। मानवीय संबंध विचारधारा निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित करती है? ऑप्शन ए औपचारिक संगठन पे करती है, ऑप्शन बी लाल फीताशाही पर करती है, ऑप्शन नंबर सी विशेषीकरण पर करती है, ऑप्शन नंबर डी अनौपचारिक समूह पर करती है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है कि मानवीय संबंध विचारधारा निम्न में से किस पर ध्यान अपना केंद्रित करती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओ डी सी कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनौपचारिक समूह के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है अमेरिका में संगठन की क्लासिकीय विचारधारा के प्रतिपादक के रूप में किसे जाना जाता है? अमेरिका के संगठन की क्लासिकीय विचारधारा के प्रतिपादक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए उर्बरीक गुलिक जी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी मुनी एवं रेले जी को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हेनरी फ्योल जी को माना जाता है, या ऑप्शन नंबर डी साइमन जी को माना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि अमेरिका के संगठन की क्लासिकीय विचारधारा के प्रतिपादक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप लिखेंगे मुनी एवं रेले जी को जो है माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि लाइन और स्टाफ की अवधारणा को किससे लिया है? ठीक है, लाइन और स्टॉप की अवधारणा को किससे लिया है? क्या इसको चर्च से लिया गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सेना से, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक उपक्रमों से लिया गया है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी से नहीं लिया गया है? सही बताइए कौन सा जवाब होगा। लाइन और स्टाफ सही जवाब हो जाएगा, यह सेना से लिया गया है। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से कौन हार्थोन प्रयोग से संबंध है? ठीक है, निम्न में से कौन हार्थोन प्रयोगों से संबंध है? क्या ऑप्शन नंबर ए चेस्टर बर्नार्ड जी हैं, ऑप्शन नंबर बी लूथर गुलिक जी हैं, ऑप्शन नंबर सी साइमन जी हैं, ऑप्शन नंबर डी एल्टन मोयो क्या है ओल्टन एल्टन मेयो जी हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, सही जवाब आपका यही होगा, ऑप्शन नंबर डी एल्टन मेयो जी हैं। कौन है? एल्टन मेयो जी हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसने संगठन को सामाजिक संगठन कहा है? संगठन को सामाजिक संगठन किसने कहा है? क्या इसे लूथर गुलिक जी ने कहा है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी
एल्टन मेयो जी ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी हेनरी फेवलो जी ने कहा है, या ऑप्शन नंबर डी टेलर जी ने कहा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। संगठन को सामाजिक संगठन किसने कहा है, तो ऑप्शन नंबर बी एल्टन मेयो जी ने कहा है। किसने कहा है, एल्टन मेयो जी ने कहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, एल्टन मेयो ने एक संगठन के कौन कौन से तत्व बताए हैं। पहला ऑप्शन व्यक्ति बताया है, ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक संगठन बताया है, ऑप्शन नंबर सी भागीदारी पूर्व संगठन बताया है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी बताया है। तो भाई जब पूछ रहा है एक संगठन के कौन कौन से तत्व बताए गए हैं, मतलब एक से ज़्यादा होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी बताए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, एल्टन मेयो के मानव संबंध सिद्धांत की आलोचना करते हुए किसने उन्हें गाय समाजशास्त्री कहा। गाय समाजशास्त्री उन्हें किसने कहा है, क्या ऑप्शन नंबर ए चेस्टर बर्नार्ड जी ने कहा है, ऑप्शन नंबर बी हेनरी फेओल जी ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड ऑटो मजदूरों ने कहा है, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रबंधकों ने कहा है। चार ऑप्शन आपको दिया गया है। क्या पूछ रहा है, निम्न में से, नहीं निम्न में से तो दूसरा है। एल्टन मेयो एल्टन मेयो के मानव संबंध सिद्धांत की आलोचना करते हुए किसने उन्हें गाय समाजशास्त्री कहा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। किसने कहा है, यूनाइटेड ऑटो मजदूरों ने कहा है। किसने कहा है, यूनाइटेड ऑटो मजदूरों ने कहा है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक कहा जाता है। ठीक है, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक कौन सा कथन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्लासिकीय दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर बी व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी मानव संबंध दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। आपको बताना है। तो वैसे आपको पता होना चाहिए कोई नहीं, तो ऑप्शन आपको होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्यवहारवादी दृष्टिकोण को जो है व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक कह सकते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, संलयन प्रक्रिया की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। ऑप्शन ए चेस्टर बर्नार्ड जी ने की है, ऑप्शन नंबर बी लेविस मेरियम जी ने की है, या ऑप्शन नंबर सी फॉल्टे ने की है, फॉलेट ने की है, या ऑप्शन नंबर डी अर्गरीस जी ने की है। अर्गरिस जी ने की है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं, चारों में से बताना है संलयन प्रक्रिया की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। तो सही आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्गरिस जी ने जो है क्या की है, इस अवधारणा को प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्रशासन में पिरामिड किस सिद्धांत से मेल खाता है। प्रशासन में जो पिरामिड है वह किस सिद्धांत से मेल खाता है। ऑप्शन नंबर ए दसोपान से खाता है, ऑप्शन नंबर बी आदेश की एकता से खाता है, ऑप्शन नंबर सी सत्ता का प्रत्यायोजन से खाता है, या ऑप्शन नंबर डी क्रमिक प्रक्रिया का हित सिद्धांत इससे खाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है कि प्रशासन में पिरामिड किस सिद्धांत से मेल खाता है। तो सही आपका हो जाएगा सत्या का प्रत्यायोजन। ठीक है, ये आप यहाँ पर बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि समन्वय के लिए तनाव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तनाव शब्द सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है समन्वय के लिए। क्या हर्बर्ट साइमन ने किया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चेस्टर बर्नार्ड ने किया है, ऑप्शन सी क्लीवलैंड ने किया है, या ऑप्शन नंबर डी सैकलर हडसन ने किया है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, चारों में से बताना है। सही आपका हो जाएगा क्लीवलैंड जी ने दिया है। किसने दिया है, ऑप्शन नंबर सी क्लीवलैंड जी ने दिया है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, संगठन के नियमों, उपनियमों, आदेशों तथा प्रक्रियाओं के अंतर्गत होने वाला प्रत्यायोजन प्रत्यायोजन कहलाता है। प्रत्यायोजन कहलाता है। क्या ऑप्शन नंबर ए पूर्ण प्रत्यायोजन कहलाता है, आंशिक प्रत्यायोजन ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी औपचारिक प्रत्यायोजन, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है। तो सही आपका कौन सा हो जाएगा, औपचारिक प्रत्यायोजन जो है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, लूथर गुलिक ने अपने सैन्य अनुभवों के आधार पर कौन सा सिद्धांत बनाया है। ऑप्शन नंबर ए आदेश की एकता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी नियंत्रण का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी नियंत्रण का क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी स्टाफ का सूत्र। ठीक है,
4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें नियंत्रण का क्षेत्र 2 बार आया है, लेकिन ये दोनों नहीं सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इष्ट आपका सूत्र जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है, शास्त्रीय सिद्धांत समूहों में दिखाई देने वाले मुहावरों को मुहावरों के समान है, यह कथन किसका है? आपको यहाँ पर बताना है, को नहीं के होगा। ऑप्शन नंबर ए लूथर गुलिक, ऑप्शन नंबर बी एल्टन मेयो, ऑप्शन नंबर सी हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन नंबर डी चेस्टर बर्नार्ड ने। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताना है कि शास्त्रीय सिद्धांत समूहों में दिखाई देने वाला मुहावरों के समान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है किसका है? हर्बर्ट साइमन जी का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, समान स्तर के अधिकारियों के मध्य होने वाला संप्रेषण कहलाता है अधोगामी कहलाता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पार्श्विक कहलाता है, ऑप्शन सी ऊर्ध्वगामी कहलाता है, ऑप्शन डी विकर्णीय कहलाता है। बताइए, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। समान स्तर के अधिकारियों के मध्य होने वाला संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, पार्श्विक कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ठीक है, संप्रेषण में आने वाली जो बाधाएं होती हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? क्या इसे ऑप्शन नंबर ए 3 भागों में, ऑप्शन बी 6 भागों में, ऑप्शन सी 8 भागों में, ऑप्शन डी 9 भागों में बांटा गया है? बताइए कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसको 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम समाजशास्त्री कौन है? क्या इसका अध्ययन करने वाले पहले समाजशास्त्री हेनरी फेओल जी हैं, ऑप्शन नंबर बी मैक्स वेबर जी हैं, ऑप्शन नंबर सी टेलर जी हैं, ऑप्शन नंबर डी दुर्खिम जी हैं। तो सही जवाब आपको पता है, मैक्स वेबर जी जो है पहले समाजशास्त्री हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। अगर इसका आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं, चूँकि लगभग हम लोगों ने देख लिया है, 8 पार्ट देख लिया है और 16 अभी 8 ही पार्ट और बाकी, 8 ही पेज और बाकी हैं। 8 पेज हम लोगों ने देख लिया है, पहला पार्ट था। अगर आपको और चाहिए तो आपको कमेंट करके बताना होगा कि सर इसका दूसरा पार्ट भी लेकर के आइए, तो मैं लेकर के आऊँगा। तो फिर चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। नहीं, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।